नमस्कार, मैं डॉक्टर निशा मंगल, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एट जेनेसिस क्लिनिक जयपुर। आज मैं एक बहुत ही कॉमन टेस्ट के बारे में बताऊंगी। इसका नाम है पेप टेस्ट या पेप स्मीयर टेस्ट। पेप टेस्ट जो होता है वो कैंसर सर्विक्स के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब है कि ये हम जो सारी महिलाएं हैं उनमें ये पेप टेस्ट हम रिकमेंड करते हैं और इनमें से पेप टेस्ट की मदद से हम उन महिलाओं को जो हाई रिस्क पर हैं आगे जाके कैंसर डेवलप होने में, उनको हम डिटेक्ट कर पाते हैं और उनको ट्रीट कर पाते हैं। जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लक्षण जब तक महिलाओं के अंदर आते हैं तब तक ऑलरेडी वो स्टेज 2 या 3 तक पहुंच जाती हैं। तो इस एक छोटे से टेस्ट की मदद से हम उसे बहुत ही अर्ली स्टेज में या इनफैक्ट कैंसर डेवलप होने के पहले भी हम जो प्री कैंसरस ग्रुप है उसको भी हम इस पेप टेस्ट की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो पेप टेस्ट जो है ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। अगर इसकी रिपोर्ट आपका पॉजिटिव आती है तो फिर हम फर्दर टेस्टिंग करते हैं डायग्नोसिस के लिए और अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करते हैं। पेप टेस्ट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि पेप टेस्ट को कैसे किया जाता है, ये क्या होता है, हमारे इंडिया में इस टेस्ट को करने के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, हमें किस एज से और किस एज तक इस टेस्ट को करना है, और लास्ट में मैं कुछ फ्रिक्वेंटली जो पेशेंट्स की क्वेरीज़ होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको डिस्कस करूँगी। हम बात करेंगे कि ये पेप टेस्ट कैसे होता है। ये एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है, ये बिल्कुल पेनलेस होता है। आपकी गायनेकोलॉजिस्ट इसको ओपीडी में ही कर सकते हैं। इसमें 2 से 5 मिनट का टाइम लगता है। इसके लिए जब भी पेशेंट आता है हम उसे गायनी एग्जामिनेशन टेबल पर लिथोटमी पोजीशन में लेटाते हैं। एक बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कस्कोज स्पेक्युलम बोलते हैं। इसकी मदद से हम जो बच्चेदानी का मुंह है या सर्विक्स है उसको विजुअलाइज करते हैं, मतलब इंस्पेक्शन करते हैं उसका। और उसके बाद में पेप स्मीयर सैंपल कलेक्शन के लिए जो हमारे पास में ब्रशेज़ होती हैं उसकी मदद से हम सर्विक्स के मुंह का पानी जो होता है वो और जो सर्विक्स पे जो सेल्स होती हैं उसको हम कलेक्ट करते हैं। इस सैंपल को हम या तो स्लाइड पे स्मीयर करते हैं और या फिर हम इस जो कंप्लीट सैंपल हमने लिया है इसको ही फिक्सेटिव के अंदर डाल के लैब में भेज देते हैं। लैब में पैथोलॉजिस्ट जो ये सेल्स हमने कलेक्ट करी हैं इनको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं और रिपोर्टिंग देते हैं। जो पेप स्मीयर है उसमें लेने की जो टेक्निक है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी हम पेप स्मीयर लेते हैं आपकी गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो हमेशा एक स्पेसिफिक हमारा टारगेट जोन होता है उससे सैंपल ज़रूर लेते हैं। ये टारगेट जोन जो है इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन या स्क्वेमो कॉलमनर जंक्शन बोलते हैं। मतलब यहाँ पर हमें स्क्वेमस सेल्स और कॉलमनर सेल्स दोनों सेल्स मिलती हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में होता है और चेंज होता रहता है। मोर देन 95% कैंसर्स जो हैं इस टारगेट जोन से ही डेवलप होते हैं। इसलिए हमें कभी भी सैंपल जब हम ले रहे हैं तो हमें टारगेट जोन से सैंपल लेना मिस नहीं करना है। पेप टेस्ट जो है 2 टाइप का होता है। जब हम सर्विक्स के जो सैंपल लेते हैं अगर हम उसे स्लाइड पे स्मीयर करते हैं और पैथोलॉजिस्ट को भेजते हैं तो ये कन्वेंशनल पेप स्मीयर होता है। और अगर जो हमने सैंपल लिया है उसको कंप्लीट सैंपल को ही हम प्रिजर्वेटिव लिक्विड के अंदर डाल के पैथोलॉजिस्ट को लैब में भेजते हैं तो इसे हम लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी या LBC बोलते हैं। जो कन्वेंशनल पेप स्मीयर होती है इसमें ऑलरेडी हम कांच की स्लाइड जो होती है उस पर स्मीयर बना के भेजते हैं। तो जो पैथोलॉजिस्ट है उस स्मीयर पे जो भी सेल्स हैं उनको एग्जामिन करते हैं और रिपोर्टिंग देते हैं। जो LBC है या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी है इसके अंदर जो पैथोलॉजिस्ट हैं वो खुद उस लिक्विड में से लिक्विड को स्पन करके उसमें से सेल्स कलेक्ट करते हैं, स्मीयर फॉर्म करते हैं और उन्हें एग्जामिन करते हैं। तो इसमें अगर पैथोलॉजिस्ट को थोड़ा भी डाउट होता है तो उस लिक्विड से बाकी जो है एक की जगह मल्टीपल स्लाइड्स बना सकते हैं और उस पूरे सैंपल को अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं। तो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी के हमें 2 फ़ायदे हैं। पहला कि डाउट के केस में एक से ज़्यादा स्लाइड्स बना के पैथोलॉजिस्ट चेक कर सकता है
और दूसरा फ़ायदा होता है कि लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी का ही जो सैंपल है वो लेटर ऑन हमारे HPV DNA टेस्टिंग के भी काम आ सकता है। तो जो पेप्समियर टेस्टिंग है इसकी स्पेसिफिसिटी काफ़ी अच्छी होती है। अप्रॉक्सीमेटली 95% केसेस में अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो दैट मीन्स आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट कराना है और आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। पेप टेस्ट की सेंसिटिविटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% के बीच में होती है। इसका मतलब है कि फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स आ सकती हैं, मतलब कि आपका पेप्समियर का रिपोर्ट नेगेटिव है लेकिन आपकी सर्विक्स में एबनॉर्मल सेल्स मौजूद हैं। ये फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स जो हैं वो किस वजह से आती हैं? तो ये मोस्टली या तो सैंपल जो है हमने कलेक्ट किया है उसमें हमने टारगेट जोन से सैंपल नहीं लिया है, वो हमसे मिस हो गया है, तो हमने वो सेल्स जो है नॉर्मल सेल्स को मिस कर दिया। सेकेंड रीज़न होता है कि जो सैंपल है उसमें इतनी कम एबनॉर्मल सेल्स हैं या इतनी कम एबनॉर्मलिटी है कि वो डिटेक्ट नहीं हो पाई, वो बहुत इनिशियल फेज में है। थर्ड पॉइंट या थर्ड रीज़न होता है कि जो हमारा सैंपल है वो या तो ब्लड से या किसी इन्फेक्शन से या कुछ डिस्चार्ज से या कोई वजाइनल क्रीम्स या जेल्स यूज़ करी हुई हो तो उससे कंटामिनेटेड होता है, जिसकी वजह से हमें एबनॉर्मल सेल्स पकड़ में नहीं आती हैं। HPV टेस्टिंग भी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग का ही एक मेथड है। हम जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या HPV के इन्फेक्शन से होता है। यह इन्फेक्शन जो है गर्ल्स को अर्ली एज में लगता है और मोस्ट ऑफ स्ट्रेन्स जो हैं वो हमारी बॉडी क्लियर कर देती है, लेकिन कुछ कैंसर स्ट्रेन्स हैं जिसको हमारी बॉडी क्लियर नहीं कर पाती है और वो इन्फेक्शन होने के 5 या 10 साल बाद भी सर्विक्स की सेल्स में मौजूद रहते हैं। तो HPV टेस्टिंग जो है उसमें हम सर्वाइकल सेल्स हैं उनमें HPV वायरस का DNA या RNA जो पार्टिकल्स हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। अगर हमें उन सेल्स में HPV वायरस मिलता है तो ये शो करता है कि ये फीमेल्स जो हैं हाई रिस्क ग्रुप में हैं, मतलब इन पेशेंट्स को आगे जाके कैंसर होने का रिस्क होता है। तो जो सर्वाइकल स्क्रीनिंग हम पेप टेस्ट से करते हैं उसकी सेंसिटिविटी 60 to 70% होती है और जो HPV टेस्टिंग है इसकी सेंसिटिविटी 85 to 90% होती है। तो HPV टेस्टिंग के ज़रिए हम अपने स्क्रीनिंग मेथड को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। HPV टेस्टिंग जो है हम 30 की एज के बाद ही करते हैं और अगर हम HPV टेस्टिंग को कर रहे हैं तो क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है इसलिए हमें इसे रिपीट जो है 3 ईयर पे ना करके 5 ईयर्स पे रिपीट करना होता है। इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसीलिए इंडियन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम 30 साल की एज के बाद पेशेंट को ऑप्शन देते हैं कि या तो वो केवल पेप्समियर करवाएं या फिर जो है HPV टेस्टिंग अगर करवाते हैं तो हम वो भी उन्हें ऑप्शन देंगे और उसके उन केसेस में हम 5 साल पे उसको रिपीट करवाएंगे। अब हम बात करेंगे कि ये पेप टेस्ट कब कराना है और इसे रिपीट कैसे कराना है। तो जो पेप्समियर टेस्टिंग है ये हम जब लड़कियों का सेक्सुअल एक्सपोज़र होता है उसके 3 साल बाद से ये टेस्ट कराना हम एडवाइस करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन गाइडलाइंस हमें 21 साल की उम्र से लेकर 65 साल की उम्र तक यह टेस्टिंग करवानी चाहिए। पेप टेस्ट अगर रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो इसे हम हर 3 साल में रिपीट कराते हैं। HPV टेस्टिंग जो है हमें 30 साल की उम्र के बाद से ही एडवाइजेबल होती है। तो हम 21 से 30 साल की उम्र तक तो पेप्समियर टेस्टिंग कराएंगे, नॉर्मल आता है तो हर 3 साल पे। 30 साल की उम्र के बाद में हम पेशेंट्स को 2 ऑप्शन देते हैं कि या तो पेप्समियर टेस्टिंग ही हर 3 साल पे कराते रहिए या फिर HPV टेस्टिंग प्लस पेप्समियर टेस्टिंग दोनों कंबाइन करके हम टेस्ट करते हैं। तो हम उन्हें रिपीट जो है 5 साल बाद करते हैं, मतलब अगर रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो हर 3 साल पे स्क्रीनिंग ना करके हम हर 5 साल पे ये स्क्रीनिंग करते हैं। तो ये स्क्रीनिंग जो है हमारी 65 साल की उम्र तक चलती रहती है। जब पेशेंट 65 साल की हो जाती हैं तो अगर प्रीवियस सारी रिपोर्ट्स उसकी नॉर्मल है तो हम पेप्समियर टेस्टिंग कराना बंद कर सकते हैं। अगर प्रीवियस किसी रिपोर्ट में कोई एबनॉर्मलिटी आई है या कोई हमें डाउट है तो हम 70 ईयर तक की एज तक ये स्मीयर टेस्ट कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो हाई रिस्क ग्रुप में होते हैं जिनमें कि हम जो स्क्रीनिंग है 3 साल से रिपीट ना करके 6 मंथ या 1 ईयर पे ही रिपीट करते हैं। इन ग्रुप्स में आते हैं मेनली पेशेंट जिनको HIV इन्फेक्शन हो
वो पेशेंट जो ऑलरेडी किसी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी पे हो, जिन पेशेंट्स के अंदर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो। फोर्थ आता है कि जिन पेशेंट्स में कोई क्रॉनिक स्टीरॉयड थेरेपी चल रही हो किसी क्रॉनिक इलनेस को लेके। अब हम बात करेंगे पेप स्मीयर रिपोर्टिंग के बारे में। तो अगर आपकी पेप रिपोर्ट जो है नेगेटिव आती है, दैट मीन्स आपकी कोई एबनॉर्मल सेल्स जो हैं वो आपके स्मीयर में डिटेक्ट नहीं हुई हैं और आपको 3 साल के बाद जो है पेप स्मीयर रिपीट करानी है। अगर आपकी पेप रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर हमें ये देखना होता है कि हमारी पॉजिटिव रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। मेनली जो हमारी रिपोर्टिंग होती है उसमें हम लोग 6 पॉइंट्स जो हैं उसके अंदर किया जाता है, मतलब 6 टाइप के डायग्नोसिस होते हैं। सबसे पहला जो डायग्नोसिस है वो आता है मेटाप्लास्टिक सेल सीन। मेटाप्लास्टिक सेल सीन का मतलब होता है कि जो सेल्स हैं उसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, जस्ट जो है सेल्स चेंज हुई हैं। जैसे कि टारगेट जोन है उसमें स्क्वैमस सेल्स और कॉलमनर सेल्स जो है हार्मोन के इन्फ्लुएंस में चेंज होती रहती हैं, उनमें मेटाप्लेजिया होता रहता है, तो इट इज़ ए नॉर्मल थिंग। इसमें आपको जस्ट पेप स्मीयर रिपीट ही करानी है। सेकेंड रिपोर्टिंग जो आती है वो आती है एस्कस या एगस लिखा हुआ आता है। एस्कस का मतलब होता है एटिपिकल स्क्वैमस सेल्स ऑफ अननोन सिग्निफिकेंस और एगस का मतलब होता है एटिपिकल ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ अननोन सिग्निफिकेंस। जैसा कि टर्म से ही क्लियर हो रहा है कि इनमें एटिपिकल सेल्स दिखी हैं, मतलब जो सेल्स हैं वो कुछ एबनॉर्मल तो हैं लेकिन उनकी कोई रेलेवेंस समझ में नहीं आई है। तो एस्कस हो या एगस हो, इन दोनों में ही जो है हम फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं उसकी एग्जैक्ट पैथोलॉजी को चेक करने के लिए। थर्ड रिपोर्टिंग आती है, उसमें लिखा होता है एलसिल। एलसिल का मतलब होता है लो ग्रेड स्क्वैमस इंट्राएपिथेलियल लेजन्स। इसके अंदर हमें सेल्स के अंदर डिस्प्लेजिया मिलता है जो कि लो ग्रेड होता है। डिस्प्लेजिया का मतलब होता है कि सेल्स जो हैं उनमें एबनॉर्मलिटी स्टार्ट हो गई है बट वो अभी पूरी तरह से कैंसर सेल्स नहीं बनी हैं। एलसिल के केसेस में भी हम जो है फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट पे जाते हैं, जैसे कॉल्पोस्कोपी एंड बायोप्सी। फोर्थ जो पॉइंट आता है उसमें रिपोर्ट में लिखा होता है एचसिल। एचसिल का मतलब होता है हाई ग्रेड स्क्वैमस इंट्राएपिथेलियल लेजन्स। इसका मतलब जो आपकी स्मीयर है उसमें डिस्प्लास्टिक सेल्स मिली हैं और वो हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया है। इन पेशेंट्स को हम चाहते हैं कि जल्दी ही फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग पे लेके और इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। तो अगर आपको एस्कस, एगस, एलसिल या एचसिल इनमें से कुछ भी आपकी स्मीयर रिपोर्ट में आता है, इसका मतलब अभी तक पूरा कैंसर बना नहीं है और अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट ले लोगे तो इसका पूरी तरह से क्योर पॉसिबल है। फिफ्थ पॉइंट आता है लिखा हुआ CIS। जो CIS है इसका मतलब होता है कार्सिनोमा इन सीटू। इसका मतलब आपकी जो स्मीयर है उसमें हमें कैंसर सेल्स या नियोप्लास्टिक सेल्स मिली हैं, लेकिन जो आपका कैंसर है अभी केवल सर्विक्स तक ही लिमिटेड है, अभी बाकी ऑर्गन्स में फैला नहीं है और इस स्टेज पर भी हम सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की मदद से कैंसर को लगभग पूरी तरह क्लियर कर सकते हैं। सिक्स्थ जो रिपोर्टिंग आती है वो आता है इन्वेजिव कैंसर सर्विक्स। मतलब कि जो आपका कैंसर है वो फैल चुका है और सर्विक्स के बाहर भी जो एडजेसेंट ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जा चुका है। पेशेंट्स बहुत कॉमनली हमसे पूछते हैं कि अगर इसकी रिपोर्टिंग पॉजिटिव आती है तो हमें क्या करना है। देखिए, जब भी आपकी रिपोर्टिंग में कुछ सस्पिशन या नॉर्मल थिंग आती है तो आपने कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। वो आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं वो सजेस्ट करेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो सर्वाइकल बायोप्सी आता है। ये हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं या कॉल्पोस्कोपिक गाइडेड भी ले सकते हैं और बायोप्सी सर्विक्स के बाद ही जो है आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। सेकंड कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमें पेप स्मीयर टेस्ट कराने के पहले किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, पेप स्मीयर टेस्ट कभी भी आपको मेंस्ट्रुएशन में नहीं कराना है। अगर आपको कोई वेजाइनल इन्फेक्शन है या वाइट डिस्चार्ज है तो उसका पहले ट्रीटमेंट लेना है, उसके बाद पेप टेस्ट कराना है। और अगर आप कोई भी वेजाइनल जेली या वेजाइनल क्रीम्स या कोई टैबलेट्स यूज़ कर रही हैं तो एटलीस्ट पेप स्मीयर कराने के 2 दिन पहले आपको उनको लेना स्टॉप करना है और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है वो भी आपको 2 दिन विदहोल्ड करके फिर पेप स्मीयर देना चाहिए।
थर्ड कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या हमें प्रेगनेंसी में पेप टेस्ट करवाना चाहिए। तो देखिए, नॉर्मली हम प्रेगनेंसी में पेप टेस्ट रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि जो हम सैंपल लेते हैं ये टारगेट जोन से लेते हैं, और ये टारगेट जोन जो है हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है। पर अगर आपका प्रेगनेंसी के पहले कोई एबनॉर्मल पेप स्मीयर आई है और वो हमें हाई रिस्क की तरफ शो कर रही है, तो हम ये टेस्ट रिपीट कर सकते हैं, और उसके साथ में HPV DNA टेस्टिंग करवाना अच्छा रहेगा। और एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हिस्टेरेक्टमी के बाद, मतलब बच्चेदानी निकलने के बाद क्या हमें ये टेस्टिंग करानी है। तो देखिए, अगर आपके बच्चेदानी निकलने का कारण कोई कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर रहा है, तब हम ये जो पेप स्मीयर टेस्ट है वो रिपीट करते हैं। तब हम ये पेप स्मीयर वॉल्ट से लेते हैं, मतलब वजाइना के अपर मोस्ट पार्ट से, जिसे हम वॉल्ट स्मीयर कहते हैं। अगर आपकी बच्चेदानी निकलने का कारण कोई फाइब्रॉइड था या कोई सिस्ट था या कोई हार्मोन इम्बैलेंस था, तो उन केसेस में हम पेप स्मीयर रिकमेंड नहीं करते हैं। तो आई होप अब आप पेप स्मीयर की इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे। मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को शेयर करें, ताकि वो सर्वाइकल कैंसर को समझ सकें और हम इसे जल्दी डायग्नोस कर सकें, ताकि हम सर्वाइकल कैंसर की इंसिडेंसेस और मोर्टालिटी को कम करवा सकें। थैंक यू।